तो प्लो एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है जो कि वुड का बना हुआ होता है और इसे चलाता है, इट इज़ ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स। इसे एक जोड़े बुल्स के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि बैलों के द्वारा चलाया जाता है। ये देख सकते हैं किसान खेत में ऐसे इस हो को सेट कर दिया है इसके पीठ पे एक बीम की मदद से, और इसके जो एंड्स हैं ये देख रहे हैं, नोकीला एंड है, ये ज़मीन को खोदता है, ये ऐसे कुरेदता है। ठीक है, ये ऐसे खोदता है और इसके 3 पार्ट होते हैं। इसके 2 पार्ट है एक्चुअली, एक है प्लो शैफ्ट ये वाला पार्ट, और यहाँ है प्लो शेयर। आप देख सकते हैं लेबल्ड है अच्छे से, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। और इसके ऊपर ये बीम है जिसके ऊपर इसको सेट किया जाता है और किसान ऐसे इस टूल का यूज़ करके खेत को प्लो करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। इनका यूज़ है कि ये सॉइल को टिलिंग करने में मदद किया जाता है। टिलिंग और प्लोइंग सेम बात है। फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए किया जाता है क्रॉप्स में, और वीड्स को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है, और सॉइल को टर्न करने के लिए। आइए अब समझते हैं अगला इम्प्लीमेंट के बारे में, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट हो। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये एक सिंपल टूल होता है, आप हो देख सकते हैं कि इसका यूज़ किया जाता है वीड्स को हटाने के लिए। अगला है कल्टीवेटर। इट इज़ यूज फॉर प्लोइंग, इट इज़ ड्रिवन बाय ट्रैक्टर। कल्टीवेटर का भी प्रयोग वही प्लोइंग के लिए, खेत को जोतने के लिए, ये ट्रैक्टर के द्वारा ड्राइव किया जाता है। उसके बाद अगला स्टेप जो है स्टेप 2, जैसा कि मैंने बताया था कि जब खेत तैयार हो गया तो जो दूसरा स्टेज होता है वो होता है सोइंग, यानी कि बीज को बोने का। तो बीज कैसे बोएंगे, उसके क्या प्रोसेस है, तो ये देखिए, इट इज़ सेकेंड स्टेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स नीड टू बी सेलेक्टेड। अगर हमको सोइंग करना है तो पहले क्या करना होगा, पहले अच्छे क्वालिटी के बीज को लाना होगा। ठीक है, तो अच्छे क्वालिटी के बीज को लाएंगे, ये होगा मेरा सिलेक्शन ऑफ सीड। अच्छा, अब ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम अच्छे क्वालिटी के बीज को सेलेक्ट कर पाए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 टाइप का बीज है, बीज क्वालिटी 1, क्वालिटी 2, और हम लोगों ने इसको चेक करना है, हम लोगों को इसको चेक करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे, इसमें पानी भर दिया और दोनों टाइप के सीड्स को इसमें डाल दिया। या फिर ऐसा समझिए कि हमारे पास सीड्स है और ऐसे एक जगह पे सीड्स रखा हुआ है, इन दोनों कंटेनर को हटा देते हैं। सीड्स रखा हुआ है ऐसे ऐसे, ये सारे सीड्स है। हमने क्या किया कि इन सभी सीड्स को इस कंटेनर में डाल दिया और इसके अंदर पानी रख दिया। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे जो डैमेज सीड्स होंगे, जो ख़राब सीड्स होंगे वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेंगे, और जो हेल्दी सीड्स होंगे वो नीचे की तरफ रहेंगे। तो अब सवाल यह है कि जो ख़राब सीड्स हैं वो फ्लोट क्यों करेंगे, वे ऊपर क्यों आ जाएंगे? क्योंकि ख़राब सीड जो होते हैं उनमें छेद होता है, वे हॉलो होते हैं। तो हॉलो होते हैं तो हॉलो चीज़ क्या होता है, हल्का होता है, और इसलिए हल्का चीज़ तैरेगा, इसलिए ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक अच्छे क्वालिटी के सीड का सिलेक्शन कर सकते हैं। जो सीड अच्छा होगा वो नीचे ही रहेगा, और जो सीड खराब होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो सीड ऊपर आ जाएगा हम उसे मैनुअली हाथ से भी निकाल सकते हैं, और जो नीचे सीड बच गया उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं आगे प्रोसेस में, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। टूल्स यूज फॉर सोइंग। अब सोइंग तो हो गया, और सोइंग में जो टूल्स यूज़ होते हैं ट्रेडिशनल टूल हैं, और दूसरा सीड ड्रिल है। इन दोनों का आप पिक्चर देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में, देख लीजिएगा। बस ये दोनों के नाम याद रखने के, ट्रेडिशनल टूल्स और सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है। वाई देयर शुड बी एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स। अब सपोज 2 सीड्स को हमने लगाया, ठीक है, अब खेत है, ये मेरा खेत है छोटा सा, तो अब 2 सीड्स के बीच में एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ दूरी क्यों होनी चाहिए? क्यों नहीं कि हम इसको एकदम करीब करीब लगा दें, रादर हमको ऐसे लगाना चाहिए, ऐसे नहीं लगाना चाहिए, इसको दूर दूर रखना चाहिए। ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब यह है, देयर शुड बी appropriate distance between the seeds to avoid overcrowding of plants to get sufficient sunlight, nutrient, water from the soil। इसका जवाब यही है कि अगर हम दूर दूर रखेंगे सीड्स को
तो इसको भी अच्छे से पानी मिलेगा, इसको भी अच्छे से पानी मिलेगा, इसको भी अच्छे से सनलाइट मिलेगा, इसको भी अच्छे से सनलाइट मिलेगा, इसको भी अच्छे से न्यूट्रेंट मिलेगा, इसको भी अच्छे से न्यूट्रेंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें सबको अच्छे से मिलेगी। लेकिन अगर एक ही जगह पे दो सीड्स गिर गया तो ये दोनों आपस में कॉम्पीट करने लगेंगे, ना इस पहले सीड का ग्रोथ हो पाएगा ना ही इस दूसरे सीड का ग्रोथ हो पाएगा। इसलिए एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए दो सीड्स के बीच में। ठीक है, अब जो तीसरा स्टेज आता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, उसका नाम है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो देखते हैं इसमें क्या किया जाता है। हम लोग इसमें, अब फिर से खेत है, अब हम लोगों ने क्या किया है, खेत का पहले हम लोगों ने किया था तैयारी, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने बीज डाला था, वो भी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ दूरी पर डाला था। सामने सामने क्यों नहीं डाला था, अदरवाइज ये न्यूट्रिएंट, वाटर, सनलाइट के लिए आपस में कॉम्पीट करने लगते हैं। तो हम लोगों ने अब क्या किया कि इनको दूर दूर रख दिया, और दूर दूर रखने के बाद अब इसमें हम डाल रहे हैं, ये दो स्टेज जब पूरा हो जाता है तो हम तीसरे स्टेज में हम इसके अंदर डालते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। क्योंकि जब तक मैन्योर और फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा तब तक ये सीड्स जो है वो ग्रो नहीं करेंगे, और ग्रो नहीं करेंगे तो ये जो प्लांट है कैसे जन्म लेगा, कैसे आएगा बाहर। तो इसलिए हम इसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र भी ऐड करते हैं। ये तीसरा स्टेज हुआ। इसके बाद चौथा स्टेज आता है, ठीक है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम समझेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र बार बार आ रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों एक है या दोनों में कुछ डिफरेंस भी है। तो देखिए यहाँ पे दो कॉलम बना हुआ है, एक है फर्टिलाइज़र का कॉलम, दूसरा है मैन्योर का कॉलम। लेफ्ट में फर्टिलाइज़र का कॉलम, राइट में मैन्योर का कॉलम। देखिए फर्टिलाइज़र जो होता है ये मैन मेड है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, मतलब इसको आदमी ने बनाया और ये लैबोरेटरीज में बनता है, ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक चीज़ों से बनता है, मतलब ये केमिकल से बनता है, ठीक। वही मैन्योर जो है ये नेचुरली ऑब्टेन होता है, और ये कैटल डंग के डिकम्पोजिशन से प्राप्त होता है और प्लांट के रेसिड्यू से प्राप्त होता है, यानी गोबर है। और प्लांट का पार्ट्स है, जैसे कि मान लेते हैं एक पेड़ है, पेड़ की टहनी कभी गिर जाती है तो उसे एक गड्ढे में रख दिया जाता है। गांव में देखे होंगे कि बड़ा सा गड्ढा होता है, उसमें किसान क्या करते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है प्लांट से निकले हुए वेस्ट, यानी कि जो पुराने पत्ते गिरे हुए हैं, जो ब्रांचेस गिरे हुए हैं, उन सभी को इस गड्ढे में डालते जाते हैं, और साथ साथ गाय का गोबर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डालते जाते हैं। तो यही मैन्योर बनाता है, ठीक है। तो ये एकदम नेचुरल है। फर्टिलाइज़र जो है वो एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। दूसरा है कि इसकी जो प्रिपरेशन होती है ये फैक्ट्रीज में होती है, और इसे हम फील्ड्स में बना सकते हैं। तीसरा जो है, इट डज़ नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल को ह्यूमस नहीं देता है। फर्टिलाइज़र सॉइल को ह्यूमस देने वाला नहीं है, वेयर एज मैन्योर जो होता है वो सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस देता है। इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल को ह्यूमस देता है। यानी ह्यूमस होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर, जैसा कि पहले भी बताया था। ह्यूमस आपको पता करना होमवर्क में क्या होता है। तो इट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये सॉइल को ह्यूमस देता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए। उसके बाद फर्टिलाइज़र जो है वो रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये इन तीनों चीज़ में रिच होता है। और मैन्योर जो है वो रिलेटिवली लेस रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट में एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र। यानी कि फर्टिलाइज़र हम लोगों को, अगर ये खेत है तो खेत में अगर हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो इससे प्लांट का जो ग्रोथ होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। लेकिन मैन्योर अगर देते हैं तो वो रिलेटिवली लेसर पेस से ग्रो करेगा एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैन्योर ख़राब है, मैन्योर एकदम नेचुरल है, और इससे मैन्योर से बने हुए क्रॉप्स को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। वेयर एज फर्टिलाइज़र के क्रॉप्स को अगर हम खाते हैं, यूज़ करते हैं, तो इससे हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो रही है। अब अगला सवाल है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइज़र। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मैन्योर जो है वो फर्टिलाइज़र से कैसे अच्छा है। तो देखिए पहला है, इट इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल का बढ़ाता है, यानी कि सॉइल कितना पानी को होल्ड कर सकता है ये बढ़ाता है।
इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम ईजी। ये सॉइल के अंदर सॉइल को पोरस बनाता है, सॉइल के अंदर गैप ला देता है जिससे गैसेस का ट्रांसमिशन हो सकता है, गैसेस अंदर से बाहर आ सकते हैं, बाहर से अंदर जा सकते हैं, तो ऐसे प्लांट को सांस लेने में मदद होगी। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को बढ़ाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। चौथा है इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल के टेक्सचर को यानी कि सॉइल की बनावट को अच्छा करता है। तो ये 4 पॉइंट है जो कि हम लोग देख सकते हैं। मैन्योर क्यों अच्छा है फर्टिलाइजर से। 10वां है क्वेश्चन यानी कि चौथा स्टेज, पहला स्टेज था प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, दूसरा स्टेज था क्या था, दूसरा स्टेज पहला प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, दूसरा था सोइंग ऑफ द सीड्स, तीसरा था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब चौथा है जब मैन्योर और फर्टिलाइजर हम लोगों ने डाल दिया तो अब हम उसमें पानी डालेंगे, प्लांट्स को क्रॉप्स को पानी चाहिए, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। ये हो गया चौथा स्टेज। अच्छा, तो हमसे पूछा आ सकता है कि इरिगेशन के लिए पानी आता कहाँ से है, जब इतने सारे खेत हैं तो इनके लिए पानी कहाँ से आता होगा। तो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन जो है वह वेल है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड है, लेक है, ये चारों जो है यही सोर्स हैं इरिगेशन के। और भी हो सकते हैं जैसे बारिश है, तो ये सभी सोर्स ऑफ इरिगेशन है, हर जगह पे अलग अलग होता है। जैसे सपोज ये खेत है तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया था, अगर आपको याद हो तो, यानी सॉइल को हम लोगों ने प्रिपेयर किया था ताकि हम इसमें बीज को डाल पाए। दूसरा स्टेज था सोइंग, यानी हमने इसमें बीज डाला था। बीज डालने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, इसमें हम लोगों ने मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड किया था ताकि इनका ग्रोथ हो पाए। और जब ग्रोथ के लिए हमें इन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा पानी डाल के, यानी कि इरिगेट करना पड़ेगा। तो ये चौथा स्टेज है। इसके लिए पानी कहाँ से आएगा, कुएं से पानी आएगा, ये रहा कुआं। उसके बाद ट्यूबवेल से पानी आएगा, ट्यूबवेल। पॉन्ड से आएगा, जो आसपास में पोखर होंगे वहाँ से पानी आएगा। लेक से पानी आएगा, नदी से पानी आएगा और डैम से पानी आएगा। तो ये सारे सोर्स ऑफ इरिगेशन है, ठीक है।